नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विधि की हिंदी पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 पत्र 15 का अंश है। इस पत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों पर चर्चा हम लोगों को करनी है, जिसके अंतर्गत 2 संवाद हो चुके हैं। प्रथम संवाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी के पक्ष को लेकर था और दूसरा संवाद प्रशासनिक हिंदी के रूप को स्पष्ट करने के लिए था। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विधि की हिंदी पर चर्चा करेंगे। विधि का तात्पर्य है कानून, अर्थात कानून सम्मत ऐसी व्यवस्था जिसका अनुपालन अनिवार्य है या ऐच्छिक नहीं। राज्य ने विधानमंडल के द्वारा या उचित प्रक्रिया के माध्यम से जो विधि बनाई है, उस विधि का अनुपालन सबके लिए अनिवार्य है। समस्त प्रशासन इन विधियों के अनुरूप चलने के लिए बाध्य है। इसलिए इस विधि में प्रयुक्त होने वाली भाषा पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर हिंदी का वह पक्ष जो विधि में आता है, वह हमारी चर्चा के केंद्र में है। हम लोग चूंकि प्रयोजन मूलक हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उस हिंदी की बात करने जा रहे हैं जो विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। न्याय प्रक्रिया का प्रथम आधार उसका विधान होता है। मगर जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी सहायता के लिए जो अधिवक्ता हैं, वह केवल मंशा पर संचालित नहीं हो सकते या जानकर कि यह व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है, केवल यही पर्याप्त नहीं है। उनके निर्णय का आधार विधान होता है कि इस संबंध में विधि क्या है, नियम क्या है। इसलिए संविधान, अधिनियम, नियम, आदेश, अनुबंध आदि से संबंधित दस्तावेज विधि साहित्य के अंतर्गत आते हैं। एक बहुत बड़ा दायरा है इसका। न्याय प्रक्रिया से संबंधित निर्णय, मामले से संबंधित बयान, साक्षी आदि विधि के क्षेत्र से प्रत्यक्षतः जुड़े हैं। एक तो विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए भाषा आवश्यक है। संविधान है, अधिनियम है, नियम है, आदेश है, इन सबसे जो जुड़ा हुआ जो भी दस्तावेज है, वह किसी भाषा में है और भाषा का वह रूप हमारी विवेचना का अंग है आज। और दूसरे कि जो न्याय प्रक्रिया में जो निर्णय आते हैं, वह निर्णय भी किसी भाषा में होंगे। तो अगर हिंदी में निर्णय है, तो उस भाषा का जो रूप है, वह प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत विधि की हिंदी है। विभिन्न लोगों के जो बयान होते हैं, कोई गवाह है तो अपनी गवाही देता है, तो वह भी किसी भाषा में ही अंकित होगा, तो वह भी विधि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इन सबके साथ जुड़ी भाषा को विधि की हिंदी कहते हैं। यदि इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसकी जो प्रधान विशेषताएं 5 मानी जाती हैं, वह है संक्षिप्तता, सुनिश्चितता एवं सुस्पष्टता, भाव की असंदिग्धता और विशुद्धता, विधि विषयक परंपरागत शब्दावली, अनुवाद प्रधानता, पारिभाषिकता। इसमें अगर पहली विशेषता संक्षिप्तता, सुनिश्चितता एवं सुस्पष्टता की चर्चा करें,
तो राजभाषा आयोग ने विधि की भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून की भाषा सुनिश्चित, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी उसमें तीन विशेषताएं तो अत्यावश्यक हैं कि उसकी भाषा का अर्थ सुनिश्चित हो, और फिर वह भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, संक्षेप में अपनी बात कह दे, और उस भाषा को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि देश भर के अनेक न्यायालयों में, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उनके अधीनस्थ न्यायालय, अनेक न्यायालयों में इस विधि की भाषा की व्याख्या की जाएगी। क्योंकि जैसा कहा गया कि केवल मंशा के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता, निर्णय से पूर्व विधि की विवेचना करनी होती है कि विधि का क्या मंतव्य है, और यह विवेचना विधि की भाषा पर निर्भर होगी कि शब्द क्या लिखे हैं, केवल मंशा नहीं, शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए इस भाषा को सुनिश्चित, संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि देश भर के अनेक न्यायालयों में इस भाषा की व्याख्या की जाएगी, जो मुख्यतः कानूनों के प्रयोग में लाई हुई भाषा के व्याकरण सम्मत सामान्य अर्थ के आधार पर ही विचार करेंगे कि भाई इस भाषा का अर्थ क्या है, और उसी आधार पर उन न्यायालयों में विचार किया जाएगा। उन शब्दों में छिपे हुए उद्देश्यों या अभिप्राय के आधार पर नहीं कि इस नियम का मोटिव क्या, उद्देश्य क्या था, इस आधार पर केवल चर्चा नहीं होगी। यह चर्चा केंद्रित होगी कि आखिर इस नियम में कहा क्या गया है। इसलिए इसकी भाषा सुनिश्चित होनी चाहिए। जहां तक विचार विमर्श की भाषा का संबंध है, अपने विचार प्रकट करने में संबद्ध वक्ताओं की सुविधा और सुगमता को ध्यान में रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक कानून की भाषा का प्रश्न है, वहां प्रमुखता निश्चितता, संक्षिप्तता और अधिक से अधिक स्पष्टता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहां वक्ताओं की सुविधा या सुगमता नहीं, या कानून की भाषा को बिल्कुल स्पष्ट कर देना हमारे उद्देश्य है। इसलिए इस भाषा को सुनिश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि विधि न्याय एक विशिष्ट क्षेत्र है। यह सामान्य क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग एक विशेष अर्थ में होता है। हमें उस संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। इस क्षेत्र में शब्दों की जो अर्थ संबंधी संकल्पना है, उस संकल्पना को सुरक्षित बनाए रखना सरकार तथा संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। इसलिए विधि क्षेत्र की हिंदी में यह प्रयास किया जाता है कि वह क्रमबद्ध ढंग से, स्पष्ट रूप से इस प्रकार की हो कि उससे केवल अभीष्ट अर्थ निकले। जो अर्थ हमारा अभिप्रेत है, जो अभीष्ट अर्थ है, जो हम कहना चाहते हैं, उस शब्द से केवल वही अर्थ निकलना चाहिए। इसमें एकार्थता अनिवार्य है, एक अर्थ इसमें होना चाहिए। एक से अधिक अर्थ निकलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के पारिभाषिक शब्दों की भांति विधि न्याय के शब्दों के अर्थ परिसीमित कर दिए जाते हैं। जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी की चर्चा करते हुए हम लोगों ने यह देखा था कि भाई इसमें जो पारिभाषिक शब्द हैं वो खास संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। भौतिकी के जो पारिभाषिक शब्द हैं वह आम बोलचाल की भाषा में वह अर्थ नहीं देगा। उसी प्रकार विधि की हिंदी के जो शब्द हैं वह भी एक खास संदर्भ में सीमित रहते हैं। इसलिए उसकी वाक्य रचना भी इस प्रकार रखी जाती है कि उसका एक ही अर्थबोध हो। वैधानिक तथा नियमावलीबद्ध कथनों तथा तथ्यों को अभिव्यक्त करने के कारण इसकी भाषा में दुर्बोधता भी आ जाती है, थोड़ी कठिन हो जाती है इसकी भाषा, क्योंकि इसमें नियमावलीबद्ध कथनों को अभिव्यक्त करना है।
सरल सामान्य स्तरीय सुबोध स्वरूप देने के प्रयत्न में इसमें अर्थ का अनर्थ होने की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए कभी कभी विधि की हिंदी जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक अनुच्छेद पढ़ जाए, परंतु वह हिंदी है, परंतु पल्ले ना पड़े कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। इस भाषा को समझने के लिए भी ठीक वैसी ही विशेषज्ञता चाहिए जैसी वैज्ञानिक हिंदी की भाषा को समझने के लिए। वैज्ञानिक हिंदी की भाषा समझने के लिए उस विषय की विशेषज्ञता आवश्यक है। इसी प्रकार विधि की हिंदी को भी समझने के लिए इस खास क्षेत्र का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। विधि तथा न्याय की भाषा में शब्दों, वाक्यों आदि का चयन और प्रयोग बहुत सतर्कता तथा सुनिश्चितता के साथ किया जाता है। मौखिक तथा लिखित रूप में प्रयुक्त इस भाषा से वक्ता तथा लेखक के कथन का उतना ही सुस्पष्ट अर्थ व्यक्त होना आवश्यक है जितना वक्ता या लेखक का मंतव्य है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और रहे थे परंतु उस शब्द में कुछ छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा मंतव्य है उस भाषा से वह बिल्कुल अभिव्यक्त हो जाना चाहिए। विधि तथा न्याय क्षेत्रीय हिंदी भाषा की शब्दावली तथा वाक्य विन्यास आदि में स्पष्टता, निश्चितता तथा एकार्थता का होना नितांत आवश्यक है। इसमें निश्चित अर्थबोधक एकार्थी शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है। विशिष्ट पारिभाषिक शब्द आदि के स्थान पर पर्याय या समानार्थी शब्द रखने की छूट इसमें नहीं होती। ये नहीं कि कोई शब्द है उसकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया, नहीं, उससे अर्थ का संदर्भ बदल जाने की गुंजाइश होगी। इसलिए इसमें पर्याय या समानार्थी शब्द रखने की छूट नहीं होती। एक खास संदर्भ में के लिए जो उचित विशिष्ट पारिभाषिक शब्द होते हैं उनका प्रयोग होता है। और इसलिए विधि की हिंदी की भाषा में इसके वाक्य विन्यास में जटिलता आ जाती है। बहुत जटिल वाक्य विन्यास होता है, लंबे लंबे वाक्य बनते हैं और वाक्य के बीच में आश्रित या समानाधिकृत उपवाक्य का प्रयोग अक्सर इसमें होता है। और इसमें भी कर्मवाचीय क्रिया रूप की प्रधानता होती है और अन्य पुरुष सर्वनाम आदि का प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है। इन सब का उद्देश्य होता है अपनी बात को सतर्कता और सुनिश्चितता के साथ अभिव्यक्त कर देना, निश्चित अर्थ प्रदान करना। एक दूसरी विशेषता इसकी है भाव की असंदिग्धता और विशुद्धता। शब्द संबंधी कठिनाइयों का अनुभव कानून और न्याय शासन के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाए, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, तो कानून से अर्थ बहुत ज्यादा बदल जाता है एक दूसरे शब्द के प्रयोग से। राष्ट्रीय कार्यकलाप का यह क्षेत्र ऐसा होता है कि विभिन्न स्थितियों और व्यवस्थाओं के बहुसंख्यक लोगों को अपने जीवन के कार्यों में प्रायः प्रतिदिन इसका कार्य होता है। आप जो नियम बना देंगे उस नियम का प्रभाव बहुत ज्यादा लोगों पर उनके दैनंदिन जीवन पर पड़ेगा। इसलिए इसको विधि को बनाते समय बहुत सतर्क रहना है। आज एक शब्द का भी अंतर दूरगामी जीवन को प्रभावित कर सकता है, बहुत सारे लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण कानून और न्याय प्रशासन के क्षेत्रों के लिए आवश्यक है कि जो भी पद्धति अपनाई जाए उसका एक अनिवार्य गुण भाव की असंदिग्धता तथा पूर्ण शुद्धता रहे। इसमें असंदिग्धता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि शब्द का आखिर अर्थ क्या है। एक व्यक्ति कोई दूसरा अर्थ लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा अर्थ लगा रहा है, इससे बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सतर्क होकर करना है जिससे भाव की असंदिग्धता नहीं रहे, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध रूप में भाव अभिव्यक्त हो सके। तीसरी विशेषता इसकी है विधि विषयक परंपरागत शब्दावली। विधि के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर एक रूपता आवश्यक है, क्योंकि एक राज्य का मामला दूसरे राज्य में भी हो सकता है। अभी एक बहुत बड़ी घटना मीडिया में चर्चित है। घटना एक राज्य में हुई, प्रभावित पक्ष दूसरे राज्य का है, केंद्रीय
दल द्वारा अनुसंधान हो रहा है इस कारण। तो यदि हर जगह एक रूपता नहीं होगी विधि की शब्दावली में, तो विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं, इससे बहुत कठिनाई होगी। इसलिए विधि के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर एक रूपता आवश्यक है। राजभाषा आयोग ने एक रूपता को बनाए रखने के लिए यह सुझाव दिया था कि भारत में विधि व्यवस्था आदिकाल से कार्यान्वित होती रही है। बहुत शुरू से साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ विधि व्यवस्था थी, इसलिए विधि विषयक शब्दावली की यहाँ एक लंबी परंपरा रही है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, अरबी फारसी के मिलते हैं, उर्दू के मिलते हैं। तो संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अति प्रचलित शब्दों का ग्रहण इस क्षेत्र की भाषाई एक रूपता में सहायक है। यदि कोई केरल का शब्द है, कोई मलयालम भाषा का शब्द है, कोई कन्नड़ भाषा का शब्द है, कोई तमिल का शब्द है, कोई तेलुगु का शब्द है, लेकिन विधि विषयक शब्दावली है और परंपरागत रूप से मान्य है, तो उसको भी विधि की हिंदी में प्रयुक्त कर लेना चाहिए, उस शब्द को ग्रहण कर लेना चाहिए। संस्कृत का शब्द हो, हिंदी का शब्द हो या अन्य भारतीय भाषाओं का शब्द हो, उन भाषाओं में जो अति प्रचलित शब्द हैं उनको यह विधि की हिंदी ग्रहण कर ले, जिससे विधि की हिंदी में भाषाई एक रूपता आ सके। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी का यह रूप अर्थात विधि की हिंदी का यह रूप विकसित किया गया है। विधि एवं कानून की हिंदी में संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया गया है। विधिक भाषा की शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय समानार्थी निश्चित करते समय संस्कृत, अरबी, फारसी शब्दों को सरलता, सुकरता तथा बहुप्रचलन के आधार पर ग्रहण किया गया है। जब अंग्रेजी शब्दों के अनुवाद की जरूरत पड़ी तो यह नहीं देखा गया कि इसके लिए हमें तत्सम शब्द ही मिले, हिंदी का अपना एक खास शब्द ही मिले। यदि उसके लिए अरबी फारसी का कोई ऐसा शब्द मिल गया जो अति प्रचलित रहा है विधि के क्षेत्र में, तो उसको ग्रहण कर लिया गया। तो पर्याय निश्चित करते समय सरलता, सुकरता और बहुप्रचलन के सिद्धांत को मान्य किया गया। इस आधार पर ही विधि विषयक शब्दावली निश्चित हुई है विधि की हिंदी में। इसकी एक और प्रमुख विशेषता है अनुवाद प्रधानता। संवैधानिक प्रावधान के आधार पर वर्तमान समय में विधि एवं कानूनी क्षेत्र में हिंदी की स्थिति वैकल्पिक है। विधि का कार्य प्रमुखतः अंग्रेजी माध्यम से ही होता है। उच्चतम न्यायालय में तो आज तक अंग्रेजी का ही प्रचलन है। बहुत सारे उच्च न्यायालयों में किसी भारतीय भाषा की मान्यता नहीं है हिंदी समेत। कुछ उच्च न्यायालयों में हिंदी की मान्यता है, परंतु यह विधि के क्षेत्र में अंग्रेजी की अभी भी प्रधानता है। विधि का अधिकांश कार्य अंग्रेजी माध्यम से होता है। संविधान की धारा एवं उपबंधों तथा समय समय पर जारी किए गए आदेशों, अधिनियमों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अब भी इस देश की विधि की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। हिंदी अनुवाद की भाषा है इस क्षेत्र में। तो इसका परिणाम यह हुआ कि विधि की हिंदी का पूरा स्वरूप अनुवाद प्रधान बन गया है। इसलिए विधि की हिंदी की भाषा की संरचना पर अनुवाद का प्रभाव दिखाई देता है। यह जो कठिनता की बात की जाती है, जटिलता की बात की जाती है, इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि विधि की हिंदी प्रमुखतः अनुवाद प्रधान भाषा है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिनसे विधि की हिंदी का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हुआ। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र इससे लाभान्वित हुए होंगे। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले संवाद में प्रयोजन मूलक हिंदी के एक और स्वरूप पर चर्चा होगी। धन्यवाद।